गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी समय के बाद आज वापस से हम मिल रहे हैं और इस बार हम जी नीट की बात नहीं करेंगे और आपका जो बोर्ड का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, और इस तरीके से आपने अभी तक कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं किया है, सो आपके लिए ये चीज़ भी नहीं है। सो दो तीन बातें हैं जो पहले आपको बता देता हूँ। अमॉन्ग देम द फर्स्ट थिंग इज़, आप सभी को आपकी टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है क्योंकि हम टेक्स्ट बुक साथ में रिफ़र करते जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, हाइलाइटर साथ में रखना है या फिर कोई पेन साथ में रखनी है ताकि जो बात मैं आपको अंडरलाइन करने को बोलूँ वो साथ में अंडरलाइन करते जाओ। ओके, और जितने भी मोस्ट आईएमपी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करवाऊँगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो वो चीज़ तो आपको कैसे भी करके प्रिपेयर करनी ही है ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। एंड एज वी नो, बायोमोलिक्यूल मीन्स the molecules which are used in biology. Biomolecules means molecules which are used in biology. That means molecules which will be very important for a life. Okay, look at this. It is harmonious and synchronous process of a chemical reaction in the body which leads to life. What is bioprocess? उन्होंने बायो प्रोसेस का डेफिनेशन दिया। एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो हर कोई बॉडी के अंदर होता है, साथ में होता है और एक ही तरीके से होता है। अब उस प्रोसेस को करने के लिए कुछ एक मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, कुछ एक स्ट्रक्चर्स चाहिए होंगे, कुछ एक कंपाउंड्स चाहिए होंगे और वो हमें प्रोवाइड करेगा बायोमोलिक्यूल्स। और उसका जो केमिस्ट्री है वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अ लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन्स एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। कोई भी लिविंग सिस्टम हो, एनी क्रिएचर दैट इज लाइव विल बी ग्रोइंग इटसेल्फ। अब किसी भी चीज़ को ग्रो होने के लिए उसको खुद ही ग्रो होना होगा, कोई और उसे ग्रो नहीं कर सकता। जैसे कि आपने कोई एक ट्री लगाया है तो वो अपने आप ही ग्रो होगा, कोई बच्चा है अपने आप ही बड़ा होगा, ठीक है। इट ग्रोज इटसेल्फ, इट सस्टेन्स मीन्स वो वहाँ पे टिका रहेगा खुद के बेसिस पे, खुद की इम्यूनिटी सिस्टम और खुद के रेजिस्टेंस के बेस पे एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स के सामने वो लड़ेगा और टिका रहेगा। एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, यानी कि खुद दूसरे लिविंग क्रिएचर्स भी बनाएगा, ठीक है। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट द लिविंग सिस्टम इज दैट इट इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब कोई भी लिविंग सिस्टम है उसका सबसे बड़ा खासियत क्या है, तो वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स या नॉन लिविंग कंपाउंड से बना हुआ। द परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट गोज ऑन केमिकल विद इन अ लाइव सिस्टम फॉल्स इन द डोमेन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम है, ये सारे मॉलिक्यूल्स और एटम को किसी भी सिस्टम को जिंदा रखने के लिए क्या काम करना पड़ता है, कैसे काम करना पड़ता है, ये सारा कौन से डोमेन में आता है, बायोकेमिस्ट्री। ओके, सो ये चैप्टर बायोकेमिस्ट्री में बिलोंग करता है। लिविंग सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ वेरियस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड मेनी अदर्स। मोस्टली दिस फोर: carbohydrates, protein. If we eat vegetables, meat, fish, anything that contains protein and carbohydrate mostly, okay,
After that, nucleic acid. Nucleic acid is the constituent particle of our body. Lipids, and biology students know what is lipid very well, and maths students, this chapter will be a little bit difficult for you guys compared to the biology students, because they are already familiar with this concept, whereas math students are not familiar with the biomolecules, and for that they have given this chapter. So आपको इस चैप्टर के एंड तक सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में एंड लिपिड के बारे में. प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड. जैसे कि मैंने आपको बताया, these biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life process, because they give us energy to sustain the life. In addition, some simple molecules like vitamins and mineral salts are also play important role in the functions of organisms. जैसे हम 11th में पढ़े थे एस ब्लॉक 11, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि Na+ and K+ is the most important thing in human body, because काफ़ी सारे मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो हमारी बॉडी का रहता है. वहाँ पे Na+ और K+ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, और वो कहाँ से मिलता है? मिनरल सॉल्ट से मिलता है. वैसे ही विटामिन्स कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को पता है, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन बी है, B12 है, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कैसे यूज़ की जाती है बॉडी के अंदर, और अगर वो ना हो तो उससे रिगार्डिंग क्या दिक्कतें बॉडी के अंदर क्रिएट होती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. स्ट्रक्चर्स एंड द फंक्शंस ऑफ सम ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स आर डिस्कस्ड इन दिस यूनिट. तो ये हाईलाइट था, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का. स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स से. नाम में ही इसका मतलब छुपा है, कार्बन के हाइड्रेट्स. हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर कंटेनिंग क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट. कार्बन के वाटर कंटेनिंग क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट्स. देखो, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स. अब मेनली कार्बोहाइड्रेट कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं. एंड फॉर्म अ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च. शुगर को सुक्रोज कहा जाता है, शुगर जो हम किचन में यूज करते हैं. ग्लूकोज, स्टार्च, एंड काफ़ी सारे दूसरे नाम भी आप जानोगे इस चैप्टर के अंदर. मोस्ट ऑफ देम हैव अ जनरल फॉर्मूला CxH2OY. जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्बन के हाइड्रेट, कार्बन उसके साथ जुड़ा हुआ वाटर, ये एक गलत चीज़ है कार्बोहाइड्रेट के बारे में. आपको बताया जाएगा इसी टेक्स्ट के अंदर क्यों ये गलत है. बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, और काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड भी है जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है. सो ये एक गलत डेफिनेशन हुआ. एंड वेयर कंसिडर एज अ हाइड्रेट ऑफ कार्बन, फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वॉज डिराइव्ड. इसी फॉर्मूला की वजह से इसका नाम पड़ा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट्स. ओके, बट ये गलत है. फॉर एग्जाम्पल, पहले क्यों ये नाम रखा है वो एक्सप्लेन किया है, देखते हैं. मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12O6. अब उसको इस फॉर्मूला में फिट करो तो हो जाएगा C6H2O6 टाइम्स, तो वही फॉर्मूला बनेगा. लेकिन हर कोई कार्बोहाइड्रेट ये चीज़ फॉलो नहीं करता है. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है C6H12O5, जिसका नाम है रेनोज. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसके और ग्लूकोज में एक ही डिफरेंस है, ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन है, इसमें 5 है. अब इस चीज को आप उस फॉर्मूला में नहीं डाल सकते क्योंकि फिर 2 हाइड्रोजन बचेंगे वहां पे, तो उसको अलग से तो नहीं लिख सकते. दैट्स वाई ये फॉर्मूला, ये जो मेथड है कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने की, वो गलत है. दूसरी चीज है, जैसे कि मैंने बताया कुछ एक कंपाउंड ये चीज फॉलो करते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड CH3COOH,
तो 2 कार्बन है और H2O 2 टाइम्स, ऐसा फॉर्मूला भी उसका बनता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कार्बोहाइड्रेट है। ओके, दैट मीन्स द डेफिनेशन दे हैव गिवन hydrates of carbon will be wrong and faulty for the carbohydrates। नाम सही है कार्बन के हाइड्रेट्स, अब नाम रख दिया तो उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसका डेफिनेशन हम जरूर चेंज करेंगे बिकॉज डेफिनेशन हर जगह पे सूटेबल नहीं है। A large number of these reactions have shown that they contain specific function groups। उनके पास अपना स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होगा। अब कंडीशंस बताऊंगा मैं आपको, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं उसकी कंडीशन, ठीक है। चलो, सबसे पहली कंडीशन है ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब उसके स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा OH होना चाहिए। OH हाइड्रोक्सी ग्रुप एक से ज्यादा होना चाहिए। ओके, तीसरी कंडीशन या तो उसके अंदर एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन। 3 कंडीशन, पहली ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उसके अंदर एक से ज्यादा OH पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए वो, तीसरी कंडीशन या तो उसके अंदर एल्डिहाइड या फिर कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा फंक्शनल ग्रुप आपको हाइड्रोलिसिस से मिलना चाहिए। अगर ये नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसका हाइड्रोलिसिस करो, पानी के अंदर डालो, उसको डिवाइड करो 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, और फिर भी अगर ये चीज नहीं मिलती है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट दे आर ऑल्सो नोन एज ए शुगर। जैसे कि हम किचन में यूज करते हैं, उसका नाम है सुक्रोज, लेकिन उसका हमने कॉमन नाम रख दिया है शुगर। हर कोई चीज जो मीठी होती है टेस्ट के अंदर, वो कार्बोहाइड्रेट शुगर कहा जाता है, ठीक है। और एक शुगर जो हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं वो है सुक्रोज। वैसे ही मिल्क के अंदर भी एक शुगर रहता है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है, ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, सैकेराइड्स। सो मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे अंडरलाइन की है, जैसे कि ग्लूकोज का अलग से फॉर्मूला लिखा है, कार्बोहाइड्रेट का पुराना मेथड के उसको कहा जाता था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। फिर एक एग्जाम्पल है जो ये डेफिनेशन रॉन्ग प्रूव करता है, एसिटिक एसिड फॉर्मूला देता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। फिर एक ऑपोजिट एग्जाम्पल है रेनोस का, जो कि कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फॉर्मूला नहीं दे पाता है, तो ये डेफिनेशन गलत हुआ। उसके बेसिस पे हमने 3 कंडीशन दिए उसके, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, और उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, या फिर ये चीजें हमें हाइड्रोलिसिस के बाद मिलनी चाहिए। उसके बाद का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट स्वीट होता है टेस्ट में उसे हम शुगर कहते हैं। एंड आफ्टर दैट कॉमन जो हम यूज करते हैं सुक्रोज। मिल्क के अंदर क्या रहता है, लैक्टोज, और कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है सैकेराइड्स। सैकरोन करके ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है शुगर, उसके बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को नाम दिया गया है सैकेराइड्स। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन काफ़ी बेसिस पे किया जाता है, जैसे कि आइसोमेरिज्म के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है, नेम के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है, अमाउंट ऑफ कार्बन के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है। कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन पूछा गया है वो चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। वो हाइड्रोलिसिस पे कैसा बिहेव करते हैं उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है ये, और उसके बेस पे उन्होंने 3 ग्रुप बनाए हैं। उसमें से सबसे पहला ग्रुप है जो कि हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है जिन्हें। ऐसा ग्रुप जो हाइड्रोलिसिस नहीं करता है वो कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है मोनोसैकेराइड, क्योंकि वो खुद ही सिंपलर फॉर्मूला है, ठीक है।
अब रूल तो पहले फॉलो होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसेकेराइड, ठीक है। दुनिया में अराउंड 20 ऐसे मोनोसेकेराइड्स नोन है नेचर में, ठीक है। नेचर में जो मिलते हैं ऐसे 20 अलग अलग मोनोसेकेराइड्स है। आपको लिस्ट बनाना है सारे मोनोसेकेराइड्स का। 3 का नाम है आपके पास, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड रिबोज। बाकी के मोनोसेकेराइड्स आपको खुद पता करने हैं। चौथा नाम भी आपने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा आपने, रेनोज, ओके। फिर दूसरा कैटेगरी है क्लासिफिकेशन में, वो है एलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस पे हमें 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड देते हैं। ऐसे सेकेराइड्स और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमें हाइड्रोलिसिस के बाद 2 से लेके 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं, उसे हम ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज ए, अगर 2 देंगे तो डाइसेकेराइड, 3 देंगे तो ट्राइसेकेराइड, 4 देंगे तो टेट्रासेकेराइड, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स दे प्रोवाइड ऑन द हाइड्रोलिसिस। उसके बेसिस पे उनका टाइप बताया गया है। अगर 2 मोनोसेकेराइड दिए तो वो हो जाएगा डाइसेकेराइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस के बाद। अगर हाइड्रोलिसिस के बाद 3 मोनोसेकेराइड दिए तो वो हो जाएगा ट्राइसेकेराइड। बहुत ही ईजी है। अमॉन्ग दीज द मोस्ट कॉमन डाइसेकेराइड्स आर 2 monosaccharide unit combine on hydrolysis of a disaccharide may be same or different। अब जो 2 मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अब जो एक मॉलिक्यूल शुगर यानी कि सुक्रोज जो रहता है वो हमें देता है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एंड फ्रुक्टोज का एक मॉलिक्यूल, वेरेज माल्टोज जो है वो हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का देगा और दूसरा मॉलिक्यूल भी ग्लूकोज का ही देगा। तो डिफरेंस क्या हुआ, माल्टोज एंड सुक्रोज के बीच में? दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, याद रखना। सुक्रोज माल्टोज मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, लेकिन मोनोसेकेराइड दोनों के अलग है। सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज, आप पढ़े हो ये 10th से, और माल्टोज के अंदर दोनों ग्लूकोज जुड़े हुए हैं। आफ्टर दैट अवर थर्ड पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन इज पॉलीसेकेराइड्स। जो हाइड्रोलिसिस के बाद 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड देते हैं उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। द कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स मोर देन 10 आर नोन एज ए पॉलीसेकेराइड्स। स्टार्च है, सेल्यूलोज है, उसके बाद ग्लूकोज है, सॉरी नॉट ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड गम्स। गम्स ગુજરાતીમાં તમે એને ગુંદર કહો છો, ઓકે। So these all are polysaccharides. What is the characteristic of polysaccharide? How can you identify it? Polysaccharides are not sweet in taste. That's why they are called non-sugars. Oligosaccharide and monosaccharides sugar हो सकते हैं, लेकिन polysaccharide sugar नहीं हो सकते। ये हुआ हमारा पहला क्लासिफिकेशन, 3 मार्क का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन एज ए आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ऐसे शुगर जो के रिडक्शन करने के लिए कैपेबल है और ऐसे शुगर जो के रिडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो उसके बेसिस पे रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ओके। all monosaccharides whether aldose or ketose they are reducing sugars। कोई भी मोनोसेकेराइड ले लो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोज, रेनोज, सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है, ओके। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहां आएंगे? एलिगोसेकेराइड के अंदर, क्योंकि पॉलीसेकेराइड तो शुगर है ही नहीं, ओके। All those carbohydrates which reduce Fehling solution or Tollens reagent are referred as a reducing sugar। अब ये तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन का। आप पढ़े हो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में। फेलिंग टेस्ट भी पढ़े हो
और टॉलेंस टेस्ट भी पढ़े हो। ये दोनों टेस्ट हम एल्डिहाइड के प्रेजेंस के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है। सो ये हो गया, सॉरी, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और सामने वाले का रिडक्शन होता है। ओके, आफ्टर दैट आवर फर्स्ट कैटेगरी लाइज एज ए मोनोसेकेराइड्स। ओके, सो पहले हम मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डाइसेकेराइड के बारे में बात करेंगे। मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अब उसका भी क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम एंड द फंक्शनल ग्रुप इन देम। अब फंक्शनल ग्रुप के दो क्राइटेरिया है, आइदर उसके अंदर एल्डिहाइड होगा या फिर उसके पास कीटोन होगा, या तो वो एल्डिहाइड कैरी करता है या तो कीटोन कैरी करता है, और तीसरा होगा कार्बन का अमाउंट। तो अगर 3 कार्बन है तो उसे ट्रायोज कहा जाएगा, 4 के लिए टेट्राओज, 5 के लिए पेंटोज, 6 के लिए हेक्सोज, 7 के लिए हेप्टोज। अब एल्डिहाइड है तो आगे आल्डो लगा दो, आल्डो ट्रायोज, आल्डो टेट्रोज, आल्डो पेंटोज, आल्डो हेक्सोज एंड आल्डो हेप्टोज। वैसे ही कीटोन के लिए, कीटोन है तो कीटो लगा दो, कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज एंड कीटो हेप्टोज। ओके, सबसे पहला मोनोसेकेराइड हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। अब नेचर के अंदर फ्रीली ग्लूकोज मिलता है, जहां चाहे वहां से हम ग्लूकोज ले सकते हैं, खास करके फ्रूट्स के अंदर। ग्लूकोज अकर नेचुरली इन नेचर एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी, रेप ग्रेप्स यानी कि बहुत ही पके हुए ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। और अब उसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही इजी है और आपको पता है कैसे बनाना है ग्लूकोज, 10th से पढ़ते आ रहे हो। इन द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल आपने पढ़ा है ग्लूकोज कैसे बनाना है। सबसे पहले सुक्रोज को हम डिवाइड करेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर, हाइड्रोलिसिस होगा उसका। सो सबसे पहला होगा केन शुगर, केन शुगर से हम सुक्रोज को निकालेंगे और सुक्रोज को फिर हम हाइड्रोलाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड H2SO4, जो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। सुक्रोज is boiled with dilute HCl and H2SO4 in alcoholic solution gives us glucose and fructose। अल्कोहल क्यों रखा है, ताकि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्रिस्टलाइज्ड हो सके, उसके लिए। आर ऑब्टेन इन द इक्वल अमाउंट। रिएक्शन तो आपको पता ही है, C12H22O11 प्लस H2O गिव्स मी C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। दूसरा हम बनाएंगे स्टार्च से। अब स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड को आप पॉलीमर से कंपेयर कर सकते हो, पॉलीसेकेराइड को पॉलीमर से कंपेयर कर सकते हो। जैसे पॉलीमर में एक रिपीटिंग यूनिट होता है, वैसे ही स्टार्च के अंदर भी एक रिपीटिंग यूनिट होगा। देखो स्टार्च का रिपीटिंग यूनिट क्या है, स्टार्च और सेल्यूलोज का, वो है C6H10O5। C6H10O5, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन कम है और एक ऑक्सीजन कम है, और ये कंटिन्यूसली चेन में रिपीट होता है। C6H10O5, C6H10O5 ऐसे करके ये पर्टिकुलर रिपीट होता जाएगा। अब आप ये चीज़ n टाइम्स रिपीट करते हो तो आपको H2O भी n टाइम्स लेना होगा हाइड्रोलिसिस के लिए, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस के बाद ये हमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपको कंप्लीट 393 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करना है और 223 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोवाइड करना होगा, तभी जाके ये रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। उसके लिए आप डाइल्यूट H2SO4 रख सकते हो, HCl भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है उसको हमें पहले प्रूव करना होगा। मोलेकुलर फॉर्मूला तो हमें पता है C6H12O6, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं कॉमन फीचर्स के बारे में। पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वो आल्डोहेक्सोज है, यानी कि उसके अंदर 6 कार्बन है और एल्डिहाइड है। ग्लूकोज का दूसरा नाम है डेक्सट्रोज। आप लेबोरेटरी के अंदर केमिस्ट्री लैब में कभी भी जाओगे आपको ग्लूकोज की बोतल नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको डेक्सट्रोज के नाम से लेबल किया जाएगा।
लेबोरेटरीज के अंदर उसे ग्लूकोज नहीं कहा जाता है, उसे डेक्सट्रोज कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स, खास करके स्टार्च, सेल्यूलोज, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा है, स्टार्च और सेल्यूलोज का ये मोनोमर है। जैसे कि हम मोनोमर को मिला के पॉलीमर बनाते हैं, तो हमने प्रिपरेशन में क्या किया था, पॉलीमर को तोड़ के उसमें से हमने मोनोमर बनाया, स्टार्च में से हमने ग्लूकोज बनाया, ठीक है। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द अर्थ, ये सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें नेचुरली मिलता है। इट वॉज असाइंड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। अब हमें एविडेंस चाहिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो अब वो बताएंगे ऐसा क्यों है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज 5 मार्कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर दैट इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस एंड आपको जितने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, टोटल 6 पॉइंट आपको दिए हैं, तो ये 6 पॉइंट आपको बाय हार्ट याद करना है। ग्लूकोज का जो टॉपिक है उसमें से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा फॉर श्योर। सो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलो, अब सबसे पहली चीज हम प्रूव करते हैं कि उसके अंदर कोई ब्रांच है या सिर्फ मेन चेन ही है, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है 6 कार्बन का, वो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर ब्रांच के साथ है या 6 कार्बन एक ही साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसके लिए उन्होंने टेस्ट किया ऑन द प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI के साथ काफी टाइम तक हीट करने के बाद वो नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। अब नॉर्मल हेक्सेन का मतलब ये है कि 6 कार्बन एक ही लाइन में है, कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी कार्बन बाहर नहीं निकला हुआ है, 6 के 6 कार्बन एक ही साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमें प्रूव करता है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 कार्बन की चेन होगी वो स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। ये सबसे पहली चीज हमने प्रूव की, ये पहला एविडेंस। फिर दूसरा एविडेंस, ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइलामाइन टू फॉर्म ऑक्साइन, ओके, एंड एड्स मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। चलो, 2 रिएक्शन है अलग अलग, दोनों एक ही चीज प्रूव करते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज हाइड्रोक्साइल अमाइन। आपने अमाइन कंपाउंड नाम का चैप्टर पढ़ा है, राइट। अब जो अमाइन कंपाउंड चैप्टर है उसके अंदर ये टेस्ट था हाइड्रोक्साइल अमाइन का, NH2OH। NH2OH जब किसी भी कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करता है, कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O, तब वो वहां से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को पूरा बाहर निकाल लेगा और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा देगा और H2O रिलीज होता था, जिसे हम ऑक्साइम कहते थे। तो यहां से जो CHO था, एल्डिहाइड था, वो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा और उसके जगह पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH के साथ जुड़ जाएगा। अब नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन थे, ये जो 2 हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर H2O बनाएंगे जो कि रिलीज हो गए। आप पढ़े हो ये रिएक्शन ऑलरेडी। ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि आपके ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। और इस चीज को सॉलिड एविडेंस बनाने के लिए हम उसका एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड O का एडिशन रिएक्शन साइनाइड से अच्छे कोई नहीं कर सकता, हाइड्रोजन साइनाइड। तो जब आप कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक करते हो, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ऑक्सीजन नेगेटिव बनता है, कार्बन प्लस बनता है। ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा और कार्बन के ऊपर साइनाइड बनाएगा, साइनोहाइड्रिन बनाएगा, एडिशन रिएक्शंस। सो ये 2 रिएक्शन हमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का कंफर्मेशन करता है। अब कहां पे है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कोई 6 में से 1 कार्बन के ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है।
अब कहां पे है वो प्रूव करते हैं, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कौन से कार्बन पे है वो प्रूव करते हैं। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। चलो अब हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर नाम के चैप्टर के अंदर ऑक्सीडेशन पढ़े हैं। अगर आपका अल्कोहल, फिनोल, ईथर को भूल जाओ, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, वहां पे भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पढ़े हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़े हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करते हो, अगर आपने 6 कार्बन का एल्डिहाइड लिया है तो आपका एसिड भी 6 कार्बन का बनता है। लेकिन कीटोन के अंदर दिक्कत ये रहती है कि अगर C डबल बॉन्ड O बीच में कहीं पे है तो वहां से मॉलिक्यूल क्रैक होगा और 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, या फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगा। हमारी रिएक्शन में क्या हुआ देखो, हमारे पास 6 कार्बन थे और हमें 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो इससे प्रूव क्या हुआ, हमारे पास कीटोन नहीं है, हमारे पास एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड ऑलवेज फर्स्ट कार्बन पे ही रहता है, वो बीच में कहीं पे नहीं होता। तो पहले कार्बन पे C डबल बॉन्ड O रहेगा और उसके ऊपर एक हाइड्रोजन रहेगा। पहले के 4 वैलेंसीज क्लियर हो गए, ठीक है, हमने इतना अभी तक प्रूव किया। उसके बाद एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि एस्टरिफिकेशन। आप एस्टरिफिकेशन पढ़े हो अल्कोहल, फिनोल, ईथर में, ठीक है। क्या करते थे एस्टरिफिकेशन में, अल्कोहल हमें OH प्रोवाइड अल्कोहल हमें H प्रोवाइड करता था, कार्बोक्सिलिक एसिड OH प्रोवाइड करता था, एस्टर बनता था, राइट। हमने यहाँ पे एसिटाइलेशन यानी कि एस्टरिफिकेशन किया ग्लूकोज का, और उससे हमें पता चला कि उसके अंदर 5 OH ग्रुप है। क्या पता चला, उसके अंदर 5 OH जुड़े हुए हैं कार्बन से, क्योंकि वहां पे 5 एस्टर बने, 4 एस्टर बीच में और एक लास्ट कार्बन पे एस्टर बना। समझ में आया। और वो एक स्टेबल कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, यानी कि हर कोई OH डिफरेंट कार्बन पे है। अगर एक ही कार्बन पे 2 OH होंगे तो वो रीअरेंजमेंट करता है खुद का। तो ये एक चीज नहीं हुई हमारे लिए, ठीक है। तो हमें यह पता चला इस रिएक्शन के हर किसी कार्बन के ऊपर एक OH जुड़ा हुआ है, हर किसी कार्बन के ऊपर एक OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बाकी की वैलेंसीज कैसे प्रूव करनी है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हमने नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करवाया ग्लूकोज का, और जो ग्लूकोनिक एसिड हमने बनाया था उसका, तो दोनों में एक चीज कॉमन निकली कि वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, यानी कि उसका जो लास्ट कार्बन है उस पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। पहले कार्बन पे तो था ही कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे देखो, लेकिन लास्ट कार्बन पे जो CH2OH था वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। ऐसा एक ही चीज कर सकता है प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, CH2OH प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड के अंदर, तो ये हो गया CH2OH। अब ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6। तब उसमें से आपने कितनी चीजें यूज की देखो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6 OH आपने लगाए हैं, यानी कि 6 ऑक्सीजन निकल गए यहाँ से, 6 कार्बन निकल गए। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, कितने लगाए अभी तक, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हाइड्रोजन लगाए। तो बीच के चारों कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन रहेगा और उसकी वैलेंसीज वहां पे कंप्लीट होगी। तो ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। पहले कार्बन पे CHO, दूसरे पे OHNH, तीसरे पे OHNH, चौथे पे OHNH, पांचवे पे OHNH, छठे पे 2 हाइड्रोजन 1 OH। ओके। और इसके बेसिस पे हमें फिशर नाम के साइंटिस्ट ने ग्लूकोज का, ग्लूकोनिक एसिड का और सैकरिक एसिड के फॉर्मूला दिए। देखो पहले कार्बन पे ये ग्लूकोज है, ठीक है, CHO, फिर COOH और फिर COOH।
अगर नीचे CH2OH और COOH ऊपर है तो वो हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, ऊपर नीचे दोनों तरफ COOH है तो वो हो जाएगा सैक्रिक एसिड, और ऊपर एल्डिहाइड नीचे CH2OH तो वो हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहां तक का आपका आंसर रहेगा, हमने अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर प्रूव किया है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको जो कोई भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है वो अच्छे से प्रिपेयर करके याद करके नेक्स्ट लेक्चर में आना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।